तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही MySQL एप्लीकेशन में कोई न्यू डेटा के ऐड होते ही आप कैसे ही करेंगे उसको ऑटोमेटिकली ऐड आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में। तो मैंने पेप्लिकन की मदद से MySQL और MS एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरे MySQL की एप्लीकेशन में तो वो उस डेटा को ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल MySQL टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने हमारे MySQL एप्लीकेशन के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट करके रखा है, हम चाहते हैं जब भी हम उसमें कोई नया डेटा ऐड करें तो उसके ऐसे होते ही वो सेम डेटा को हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में ऐड कर दें। तो उसके लिए जो यहाँ ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे MySQL को, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो हमको मिलेगा न्यू रो इन अ टेबल। न्यू रो इन अ टेबल का क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई न्यू रो हमारी टेबल के अंदर ऐड हो तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन, और ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगती है कुछ डिटेल्स जैसे कि डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड। तो ये जो आपका डेटाबेस यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर डलेगा होस्ट। तो मैं आपको बता दूँ मेरा जो होस्ट है वो है लोकल होस्ट, वैसे ही आपका जो होस्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन डेटाबेस, तो यहाँ पर आप मेरा डेटाबेस देख सकते हैं, वैसे ही आपको आपका डेटाबेस ऐड करना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोर्ट, तो यहाँ पर जो मेरा पोर्ट है वो है 3306। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले ही MySQL अकाउंट का जो कनेक्शन है वो कर रखा है मेरे पैबली कनेक्ट के साथ, तो इसलिए मैं सिंपली जाऊँगा एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और उसको सेव कर दूंगा। तो सेव पे क्लिक करते ही मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसका सेटअप यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटअप हो चुका है, और ऐसा होते ही यहाँ पे ये कह रहा है सिलेक्ट करने को मुझे टेबल को। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे MySQL एप्लीकेशन में मैंने 3 टेबल क्रिएट करी है। एक है विद द नेम कैंडिडेट डिटेल्स, दूसरा डिजिटल ओशियन, और थर्ड है पेमेंट स्टेटस। तो उसमें से ये कह रहा है कि मैं सिलेक्ट करूं एक कोई मेरी टेबल, तो मैं जाऊंगा पेमेंट स्टेटस के साथ। आप भी आपकी वो पर्टिकुलर टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है यूनिक कॉलम। तो भला ये यूनिक कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि MySQL एप्लीकेशन में जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि वो हो सकते हैं नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो उनमें से ये कह रहा है कि कोई ऐसा यूनिक कॉलम आप चूज़ कीजिए जिसकी जो नंबर है या जिसकी जो भी डिटेल है वो हमेशा कुछ नई हो, हमेशा सेम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें आपका कोई क्लाइंट का डेटा है और वो क्लाइंट का डेटा अगर आप दोबारा ऐड करते हैं तो आप नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट सेम ही डालेंगे, बट ऐसा कुछ जो कि यूनिक होगा हमेशा, तो वो यूनिक हो सकता है। जैसे कि मैं जाता हूँ पहले तो मेरी इस टेबल के अंदर, और उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक डिटेल या एक डेटा जो मैंने पहले ही ऐड कर रखा है वो है ट्रांजैक्शन आईडी का,
और वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है 24 और उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो है नेम, ईमेल, अमाउंट और पेमेंट स्टेटस। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये नेम, ईमेल, अमाउंट और पेमेंट ये हमेशा सेम भी हो सकती है, बट यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ना, ये हमेशा एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी बनती है जब भी हम कोई न्यू रो ऐड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप हमेशा यूनिक कॉलम में ट्रांजैक्शन आईडी को ही मैप कीजिएगा और उसको मैप करने के बाद अगर मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो उससे होगा क्या, मेरे इस टेबल के अंदर जो डेटा एडेड है वो डेटा का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बेसिस पे मैं उसको एक बार आपको ऐड करके दिखाऊंगा मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में और देन आप देखेंगे कि ऑटोमेशन की मदद से कैसे ये ऑटोमेटिकली ऐड होते चलेगा। तो इसलिए मैं सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ और ऐसा होते ही यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं उसके ट्रांजैक्शन आईडी है 24, यही मैंने आपको उसमें दिखाया था। वो जो नेम, ईमेल, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर सब कुछ आ चुका है और यूनिक कॉलम वैल्यू उसने दोबारा यहाँ दिखा दी है क्योंकि वो हमने सिलेक्ट करी थी ट्रांजैक्शन आईडी की मदद से। तो यूनिक जो कॉलम है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब ये रिस्पॉन्स के आने के बाद जैसा कि हम जानते हैं हमें इसको ऐड करना है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और उसके बाद करेंगे एक्शन इवेंट, यहाँ से सिलेक्ट ऐड रो टू वर्कशीट। अब ऐड रो टू वर्कशीट क्यों? क्योंकि हम वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं हमारे एक्सेल अकाउंट में और उसके अंदर जो रो है उन रो में हमको ये डेटा डालना है। कौन सी रो का डेटा? हमारे माई एसक्यूएल एप्लीकेशन की डेटाबेस के रो का डेटा हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट के रो में। तो उसके लिए ऐड रो टू वर्कशीट को सिलेक्ट कीजिए, देन कनेक्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट को लॉगिन करके रखा है, इसलिए सिंपली बस मुझे येस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट का ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वो सक्सेसफुल होते ही यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले वर्कबुक। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट में बहुत सारी वर्कबुक्स क्रिएट करके रखी है। उसमें से एक वर्कबुक मैंने क्रिएट की है विद द नेम माई एसक्यूएल डेटा, जिसके अंदर मैंने कॉलम सेट किए हैं नेम, ईमेल, अमाउंट और स्टेटस के। ये वही कॉलम है जिनका डेटा आप देख सकते हैं हमारे इस डेटाबेस में ऑलरेडी एडेड है, जिसमें नेम, ईमेल, अमाउंट और पेमेंट स्टेटस ऑलरेडी है। तो उसके बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस आना होगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले मेरी वर्कबुक को। तो वो है, मैंने आपको जैसे कि नाम बताया, माई एसक्यूएल डेटा के नाम से। तो आप भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके उस पर्टिकुलर वर्कबुक को। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्कशीट। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर एक सिंगल शीट मैंने क्रिएट करके रखी है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती और उसका डेटा या उसके अंदर मुझे ये डेटा डालना होता तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता था। तो आप भी यहाँ से आपकी पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आके। अब इसमें एक ही शीट है तो अभी इसने ऑटोमेटिकली उसको मैप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 कॉलम बनाए हैं नेम, ईमेल, अमाउंट और स्टेटस के, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर मैं एंटर करता हूँ टेक्स्ट कि कुछ भी मैं लिख के करता हूँ या सेव इन सेंड टेस्ट, तो होगा क्या, ये जो डेटा है ऐड हो जाएगा मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में। बट मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं उल्टा यहाँ पर मैप करूँगा वो डिटेल्स जो मैंने मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव करी है। मैप क्यों करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ देन जो मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स रिसीव किया है वो, जैसे कि नेम की बात हो रही है तो उसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो होगा क्या, यहाँ पर ये मैप हो गया। मैप होने से क्या होगा कि जब भी कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, यानी कि जब भी डेटाबेस में मैं कोई न्यू रो ऐड करूँगा माई एसक्यूएल की, तो उसकी डिटेल्स जैसे ही उसमें ऐड होगी, कोई नई डिटेल्स ऐड होगी तो वो मैपिंग की वजह से यहाँ से वेरी हो जाएगी और जो डिटेल है नई डिटेल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में। तो आप भी यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कीजिएगा ट्रिगर एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स और उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके मैप कर दीजिएगा। नेम को मैप करने के बाद आगे आता हूँ मैं कॉलम बी की ओर और जैसे नेम को मैप किया वैसे ही ईमेल को भी मैप कर देता हूँ।
ईमेल को मैप करने के बाद यहाँ पर जो कॉलम सी है वो है अमाउंट, उसको भी मैप कर देता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलम डी जो कि है पेमेंट स्टेटस, वो है पेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा डेटा है या जो कह सकते हैं कि सारी डिटेल्स है जो मुझे चाहिए मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, वो मैंने यहाँ मैप कर दी है। अब आप जैसे कि जानते ही हैं कि इसके अंदर अभी कुछ भी डेटा है नहीं, टोटल ब्लैंक शीट है ये। तो उसको फिल करने के लिए मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा करते ही आप देखेंगे कि कैसे इस वर्कफ्लो की मदद से हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा और वो रिस्पॉन्स ऐड हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे डिटेल्स को ऐड होते हुए। यहाँ डिटेल्स आ चुकी है, जिसके अंदर कॉलम नेम में आ चुका है टेस्टिंग डमी नेम, जो मैंने एक टेस्ट डिटेल ऐड करी है मेरी डेटाबेस में। ईमेल एड्रेस, अमाउंट और जो स्टेटस है वो यहाँ आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और ये वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप जैसे कि जानते हैं कि जब मैं ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा था तो कैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से यहाँ पर ये रिस्पांस रिसीव हुआ है। बट क्या अगर रियल टाइम में मैं मेरे माई एसक्यूएल की डेटाबेस में कोई न्यू रो ऐड करता हूँ तो क्या मेरी उस टेबल में वो रो के ऐड होते ही उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में? तो उसके लिए मैं एक और बार आपको ले चलता हूँ मेरे माई एसक्यूएल की डेटाबेस की ओर, और इसके अंदर मैं मैनुअली इंसर्ट करूँगा एक डेटा। तो उसके लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट की ओर, और देन यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कुछ वैल्यूज़, जैसे कि नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेस्ट नेम। ओके, यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी ऐसा ही कुछ बना देता हूँ, टेस्ट नेम 98@testing.com। यहाँ पर ये सब एक डमी डेटा मैं ऐड कर रहा हूँ। देन अमाउंट की बात आती है तो पहले था 1000, इस बार मैं उसको 2000 कर देता हूँ। पेमेंट स्टेटस पेड की जगह पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैंसल्ड। ओके, कि हमारा ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है उसका जो नाम, ईमेल है और जो अमाउंट था उसकी जो पेमेंट स्टेटस है वो कैंसिल हो चुकी है। ऐसा करने के बाद मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ, और गो पे क्लिक करते ही ये कह रहा है कि एक रो इंसर्ट हो चुकी है और वो इंसर्टेड रो आईडी है 26। ये है एक यूनिक आईडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो यूनिक कॉलम है वो चूज़ किया था यूनिक आईडी को। तो मैं ब्राउज पे वापस जाता हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि नई ट्रांजैक्शन आईडी ऐड हुई है, वो है 26, और वो जो मैंने टेस्ट डेटा इसके अंदर ऐड किया था वो यहाँ आ चुका है। अब ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर जाता हूँ और एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ, बट रिफ़्रेश करने पर यहाँ पर ये डेटा अभी ऐड नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है, वर्कफ्लो एकदम सही क्रिएट हुई थी, सेव एंड सेंड टेस्ट करने से भी डेटा आ गया था, तो फिर अभी ऑटोमेटिकली डेटा ऐड क्यों नहीं हुआ है? तो उसका मैं रीज़न आपको बता दूं कि ये जो माई एसक्यूएल का जो ट्रिगर है वो है एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर, जो कि कहता है एवरी 1 आवर। कि इसका ये मतलब हुआ कि ये हर 1 घंटे में चेक करता है हमारे इस ट्रिगर को, उस डेटाबेस को, कि उसमें कोई नई रो ऐड हुई है क्या। उसके बाद जितनी बार या जितना डेटा ऐड होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ही यहाँ रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आप भी जब ये वर्कफ्लो क्रिएट करें तो जब दोबारा आप डेटा ऐड करें तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, और वो इंतज़ार के बाद आप ऑटोमेटिकली डेटा को ऐड होते हुए देखेंगे। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करके देखता हूँ, और रीलोड होते ही आप देखेंगे कि कैसे ही इसमें ये ऑटोमेटिकली डेटा ऐड हो चुका है। तो यही नाम था टेस्ट नेम, यही ईमेल एड्रेस था जो मैंने अभी डाला था इस डेटाबेस में, वही अमाउंट, और इस बार जो स्टेटस मैंने रखा था वो यहाँ आ चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये अनटिल एंड अनलेस वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये इसी तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर मैनुअली ये वर्कफ्लो को आप क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेशन चलता ही रहेगा। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ।
तो आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली ऐसे ही वर्कफ्लो को क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके इंस्टेंटली क्रिएट भी कर सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।